नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीणा, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज वैसा। व्यूअर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के EL 206 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का EL 206 कोड का जो टॉपिक है सेकेंड चैप्टर, उसको आगे बढ़ाते हुए स्पेस वेव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में वीडियो लेक्चर में हमने ग्राउंड वेव के बारे में बात की थी और यूएम वेव प्रोपोगेशन के बारे में बात की थी। नंबर जो एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ जो आयनाइजेशन लेयर्स बनती हैं उन लेयर्स के बारे में समझा था और ग्राउंड वेव के बारे में बात की थी। आज हम स्पेस वेव के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ स्पेस वेव प्रोपोगेशन? These waves occurs within the lower 20 km of the atmosphere and are comprised of a direct and reflected wave. जो स्पेस वेव्स होती हैं वो स्पेस वेव्स हमारे अर्थ से 20 किलोमीटर की ऊंचाई या 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक, हाइट तक ही प्रोपोगेट करती हैं। यानी ये पूरी की तरह एटमॉस्फेयर के अंदर ही ये वेव्स प्रोपोगेट करती हैं। जो स्पेस वेव्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड वेव। दोनों तरह की वेव्स मिलकर हमारी स्पेस वेव बनाती हैं। द रेडियो वेव्स हैविंग हाई फ्रिक्वेंसीज आर बेसिकली कॉल्ड ए स्पेस वेव्स। दीज वेव्स हैव द एबिलिटी टू प्रोपोगेट थ्रू एटमॉस्फेयर फ्रॉम ट्रांसमीटर एंटीना टू रिसीवर एंटीना। जो रेडियो वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो वो वेव्स इसके थ्रू हम स्पेस वेव के थ्रू प्रोपोगेट करवाते हैं। और बेसिकली ये जो वेव्स होती हैं हाई फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं जिन्हें हम स्पेस वेव बोलते हैं, उनकी एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसमीटर एंटीना से रिसीवर एंटीना की तरफ ट्रांसमिट हो सकती हैं। दीज वेव्स कैन ट्रेवल डायरेक्टली और कैन ट्रेवल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द ट्रोपोस्फेयर अर्थ ऑफ द surface of the earth, so it is called as tropospherical propagation। इसे हम ट्रोपोस्फेरिकल प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं कि ये जो वेव्स होती हैं ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर ट्रेवल करती हैं। हम ये जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो 20 किलोमीटर तक का जो हाइट होती है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। और ये जो वेव्स होती हैं ये डायरेक्टली जो ट्रांसमीटर एंटीना और रिसीवर एंटीना के बीच में डायरेक्टली भी ट्रांसमिट होती हैं। उस साथ साथ डायरेक्ट वेव्स तो वो हो जाती हैं, और रिफ्लेक्टेड वेव क्या होती है कि ये जो वेव्स होती हैं वो ट्रांसमीटर एंटीना से निकलने के बाद में अर्थ पर सरफेस पर टकराती हैं और वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारे जो स्पेस जो एंटीना होता है रिसीवर एंटीना उसमें जाके और रिसीव होती हैं। तो ये दो तरह से इसमें हमारा प्रोपोगेशन होता है और इसको ट्रोपोस्फेरिकल प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। Basically, the technique of space wave propagation is used in bands having very high frequency, example VHF band, UHF band, etc. At such higher frequencies, the other wave propagations techniques like sky wave propagation, ground wave propagation can't work. Only space wave propagation is left, which can handle frequency waves of higher frequencies. The other name of space wave propagation is line of sight। बेसिकली जो स्पेस वेव प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें तो तीन तरह, और वेव प्रोपोगेशन की हम बात करें तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन और स्पेस वेव प्रोपोगेशन, तीन तरह के प्रोपोगेशन हमने पढ़े थे। इनमें से जो स्पेस वेव प्रोपोगेशन है उसके अंदर जो VHF और UHF बैंड की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, क्योंकि ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं, VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और UHF होती है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज। तो ये फ्रिक्वेंसीज बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं और इनका प्रोपोगेशन हमारा स्पेस वेव प्रोपोगेशन के ही माध्यम से ही करवाया जाता है, क्योंकि स्काई वेव प्रोपोगेशन और ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में ये वर्क नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में हमने देखा था कि जो सिग्नल जो होता है आयनोस्फेयर में, जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो वह आयनाइजेशन की वजह से जो सिग्नल्स होते हैं वो वहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए वो सिग्नल प्रोपोगेट नहीं कर पाते। इसलिए ये जो कम्युनिकेशन है, ये वेव प्रोपोगेशन है, ये हमारा स्पेस वेव प्रोपोगेशन में ही होगा, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी हाई होती है। दूसरी चीज़ ये है कि इस वजह से, क्योंकि ये
तो फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसको हम 20 किलोमीटर्स की हाइट के अंदर इसको सिग्नल ट्रांसमिशन करते हैं। इन रीजंस की वजह से हम इसको लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन या लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन का भी नाम देते हैं। प्रिंसिपल यूज इन स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्पेस वेव प्रोपोगेशन के अंदर हम जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो देखिए इस तरह से है। ये हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर है और ये एक रिसीवर है। पर कम्युनिकेशन सिस्टम है आइनोस्फेयर, स्पेस वेव, ग्राउंड वेव्स हमारे ये देखिए इस तरह से, और ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में हमारा तो ये तो है हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन। द स्पेस वेव फॉलोज टू डिस्टिंक्ट पाथ फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना, one through the air directly to the receiving antenna and the other reflected from the ground to the receiving antenna। यानी जो हमारा स्पेस वेव है दो पाथ फॉलो करता है। पहला पाथ तो क्या है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से डायरेक्टली रिसीविंग एंटीना पर हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो एयर के थ्रू। दूसरा क्या है कि जो सिग्नल है वो रिफ्लेक्ट होकर ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारे रिसीविंग एंटीना पर रिसीव हो। The primary path of the space wave is directly from the transmitting antenna to the receiving antenna. So the receiving antenna must be located within the radio horizon of the transmitting antenna। अब यहाँ एक टर्म आती है रेडियो होराइजन। रेडियो होराइजन क्या होता है कि वो रेडियो होराइजन वो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है जहाँ तक हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है रीजनेबल पावर के साथ। जैसे हमारा ऑप्टिकल होराइजन होता है, आँखों का ऑप्टिकल होराइजन होता है कि हम एक दूरी तक देखते हैं, उसके बाद में हमें लगता है कि आगे उससे आगे कुछ नहीं है, तो वो होराइजन होता है। तो उसी तरह से हमारा रेडियो होराइजन भी होता है। तो रेडियो होराइजन में क्या है कि कट मतलब क्या है कि एक ऑप्टिमम रेंज जहाँ तक हमारे जो सिग्नल है वो रीजनेबल पावर के साथ ट्रांसमिट हो सकता है ट्रांसमिटिंग एंटीना से। तो प्राइमरी पाथ जो होता है स्पेस वेव का वो होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना पर डायरेक्टली सिग्नल ट्रांसमिट करना, और ये जो रेंज होती है ये होती है हमारे रेडियो रीजन की बेसिस पर। बिकॉज स्पेस वेव प्रोपोगेशन आर रिफ्लेक्टेड स्लाइटली even when propagate through the troposphere, the radio horizon is actually about 1/3 further than the line of sight or natural horizon। अब बेसिकली क्या है कि रिफ्रैक्शन वाला जो प्रोसेस होता है वो इसमें ट्रोपोस्फेयर में हमारे स्पेस वेव प्रोपोगेशन को फील होता है, इफेक्ट करता है। तो इस वजह से जो एक्चुअल रेडियो होराइजन होता है वो हमारे जो नेचुरल लाइन ऑफ साइट जो होराइजन होता है, लाइन ऑफ साइट का नेचुरल होराइजन होता है उसका 1/3 ही is about 1/3 further than the line of sight of the, यानी 1/3 उससे ज़्यादा होता है। Actual although space wave suffers little ground attenuation, they nevertheless are susceptible to fading. This is because space wave actually follow two paths of different lengths, direct path and ground wave reflected path to the receiving center, and therefore may arrive in or out of phase। एक्चुअली क्या है कि स्पेस वेव ग्राउंड वेव की तरह स्पेस वेव में भी थोड़ा बहुत एटेन्यूएशन ग्राउंड की वजह से होता है, लेकिन वो ससेप्टेबल होता है टू फेडिंग। ससेप्टेबल होता है टू फेडिंग ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा वेव होता है वो जो वेव होती है वो दो पाथ को फॉलो करती है, तो डायरेक्ट पाथ और एक ग्राउंड रिफ्लेक्टेड पाथ। और इस रिफ्लेक्शन की वजह से जो हमारा ग्राउंड रिफ्लेक्टेड पाथ और जो डायरेक्ट पाथ होता है उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस या आउट ऑफ फेज वो हो सकते हैं। इफ़ दीज टू कंपोनेंट में बी रिसीव्ड इन फेज, द रिजल्ट इज ए reinforced or stronger signal। Likewise, if they are received out of phase, they tend to cancel one another, which results in a weak signal or fading। बेसिकली जब ये दोनों सिग्नल्स डायरेक्ट सिग्नल और रिफ्लेक्टेड पाथ सिग्नल्स दोनों सिग्नल्स हमारे किसी भी रिसीविंग एंटीना पर आते हैं, तो अगर वो दोनों ही सेम फेज़ के अंदर अगर रिसीव होते हैं तो वो सिग्नल के अंदर एडिटिव हो जाते हैं और वो रिसीव जो सिग्नल होता है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन के आता है रिजल्टेंट। लेकिन अगर वो जो सिग्नल दोनों ही सिग्नल अगर आउट ऑफ फेज़ होते हैं एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे के पावर को कैंसिल करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो इस वजह से वहाँ फेडिंग होती है। तो यहाँ ये फेज़ का सारा कुछ गेम है कि अगर आउट ऑफ फेज़ अगर आ गए तो वो सिग्नल डिक्रीज़ हो जाएगा और इन फेज़ आ गए तो सिग्नल इंक्रीज़ हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
Limitation of space wave propagation. As a form of electromagnetic radiation, like light wave, radio waves, light waves, radio waves are affected by phenomena of reflection, refraction, diffraction, absorption, polarization, and scattering. There are some limitations of space wave propagation. एक्चुअली जिस तरह से हमारे लाइट होती है उसमें, और जैसे और तरह के जो लिमिटेशंस होते हैं, इस तरह के लिमिटेशंस हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ भी होती हैं. रिफ्लेक्शन वाली, रिफ्रैक्शन वाली, डिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, पोलराइजेशन और स्कैटरिंग वाली जैसी प्रोसेस यहाँ भी होते हैं. और कुछ लिमिटेशन जो स्पेस वेव प्रोपगेशन के होते हैं वो है कि दीज वेव्स आर लिमिटेड टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. अर्थ की कर्वेचर तक ये लिमिटेड होती. दीज वेव हैव लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन विच मीन्स देयर प्रोपगेशन इज़ अलोंग द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस. यानी ये लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन पे वर्क करती हैं. तो इसका मतलब ये है कि लाइन ऑफ साइट की अलोंग हमारी प्रोपोगेट करेंगी. दीज वेव्स हैव लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन मीन्स देयर प्रोपोगेशन इज अलोंग द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस. लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस के अलोंग इनका प्रोपोगेशन होगा. अब इसमें क्योंकि ये इफेक्ट ऑफ कर्वेचर हमने पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसके अलोंग ये वेव्स ट्रेवल करती हैं. तो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंटीना and receiving antenna is larger, the curvature of the earth is considerably affect on the SWs. यानी अगर जब हमारा जो एंटीनाज होते हैं ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीनाज, उनके बीच में जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, तब हमारा ये कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसिडरेबल इफेक्ट डालता है स्पेस वेव प्रोपगेशन में. द फील्ड स्ट्रेंथ एट द रिसीवर बिकम्स स्मॉल एज द डायरेक्ट में और मे नॉट बी एबल टू रीच द रिसीविंग एंटीना. The earth reflected rays diverge after their incidence on the earth. The curvature of these creates shadow zones. अब क्या होता है कि जब अगर हमारा ये डिस्टेंस अगर दूर वो ज़्यादा होता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच में जो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो डायरेक्ट जो वेव्स आ रही हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना पर, वो हमारी रीजनेबली पहुंच नहीं पाती, रीजनेबली उसके पास रीच नहीं कर पाती पावर के साथ. और जो हमारे पास जो सिग्नल रिसीवर होता है वो सिग्नल सिर्फ मेनली मोस्टली जो अर्थ से सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्स होकर हमारे पास पहुंचता है वही होता है. इस वजह से अर्थ कर्वेचर पर शेडो जोन्स क्रिएट हो जाते हैं. शेडो जोन्स वो होते हैं जहाँ सिग्नल की स्ट्रेंथ ना के बराबर होती है. इफेक्ट ऑफ इम्परफेक्शन ऑफ अर्थ इज़ बेसिकली इम्परफेक्ट एंड इलेक्ट्रिकली रफ. मतलब हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो स्मूथ नहीं है. कहीं पहाड़ है, कहीं खड्डे हैं, कहीं ट्रेंचेज हैं, कहीं हरियाली है, कहीं सूखा है. तो ये जो अर्थ का सरफेस है ये परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट एंड इलेक्ट्रिकली भी रफ है. क्योंकि कई जगह पहाड़ है तो वहाँ कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी, सॉइल है तो डिफरेंट होगी, वाटर लेक का एरिया, कोई पॉन्ड है, कोई रिवर है तो वहाँ अलग होगी. अगर वो उस वाटर में भी अगर सलाइन वाटर है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, नॉर्मल वाटर की कंडक्टिविटी कम होती है. तो इस तरह से जो अर्थ का सरफेस है वो इम्परफेक्ट एंड इलेक्ट्रिकली रफ होता है. When a wave is reflected from earth in perfect earth, its phase change is 180. जब हमारी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, परफेक्ट अर्थ से रिफ्लेक्ट होगी, तो वो अपने रिफ्लेक्शन पर वो जो चेंज होगा वो फेज़ का चेंज होगा 180 डिग्री का. बट एक्चुअल अर्थ मेक्स द फेज चेंज डिफरेंट फ्रॉम 180. तो और लेकिन एक्चुअली जो प्रैक्टिकली जो रिफ्लेक्शन के बाद में जो चेंज होता है, फेज चेंज होता है, वो 180 से कुछ डिफरेंट होता है, या तो ज़्यादा होता है या कम होता है. इस वजह से द एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्राउंड वेव रिफ्लेक्टेड रे इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ डायरेक्ट वेव. इसलिए जो ग्राउंड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है, उस ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव होती है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमारी डायरेक्ट रे से कम होता है हमेशा. द फील्ड एट द रिसीविंग पॉइंट ड्यू टू स्पेस इज़ रिड्यूस बाय अर्थ्स इम्परफेक्शन एंड रफनेस. और जो फील्ड होती है रिसीविंग पॉइंट पर, जो फील्ड हमें मिलती है वो जो अर्थ की इम्परफेक्शन और रफनेस होता है इसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है. इफ़ेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस जोन. इंटरफेरेंस जोन का इफ़ेक्ट हम देखते हैं क्या है. ये डायग्राम बनाया हुआ है, अच्छा सा डायग्राम है. इसके अंदर एक है ST
ट्रांसमिटिंग एंटीना, एक है HR रिसीविंग एंटीना। तो जो दो सिग्नल हमारे ट्रांसमिट हो रहे हैं, एक तो डायरेक्ट वेव पाथ P1 और एक रिफ्लेक्टेड वेव पाथ P2। तो रिफ्लेक्शन वाला और रिफ्लेक्शन और डायरेक्ट दोनों हमारे इस HR पर हमें मिल रहे हैं। बेसिकली जो हाइट ऑफ एंटीना है वो ST, तो HR और ST में डिफरेंस होगा, और D इसका हमारा होगा ये डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। अब इसके अंदर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल अल्फ़ा, ये एंगल है जो जिस एंगल पर हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो सिग्नल निकला और वो ग्राउंड पर इंसिडेंस होता है, वो एंगल होता है अल्फ़ा। तो एक इमेजनरी वेव हमारी क्रिएट होती है, रिफ्लेक्टेड वेव, जो कि ये जितना ST ऊपर हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना है उस हाइट उतना ही ग्राउंड के अंदर उतने नीचे तक हमारा एक ये इमेजनरी एंटीना यहाँ क्रिएट होता है। तो उसका भी जो एंगल होता है वो अल्फ़ा होता है। अब इसको हम थ्योरेटिकली देखते हैं। तो द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस इज़ दैट एग्जैक्ट डिस्टेंस एट विच बोथ द सेंडर एंड receiver antenna are in the sight of each other. So from the above line it is clear that if we want to increase the transmission between them, this can be done by simply extending the height of both the sender as well as the receiving antenna. This type of propagation is used basically in radar and television communication. बेसिकली लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए कि दोनों जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना है वो एक दूसरे की साइड में हों, यानी और रेडियो होराइज़न में हो। और रेडियो होराइज़न अगर हमारा की डिस्टेंस कम हो रही है तो हमें उस डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना है होता है कि हमारे जो सिग्नल एंटीनाज होती है उनकी हाइट हम बढ़ा देते हैं ताकि वो होराइज़न हमारा इंक्रीज़ हो जाए। होराइज़न वो इंक्रीज़ होता है, उस वजह से हमारा जो लाइन ऑफ साइट का जो डिस्टेंस है वो जो हम चेंज कर लेते हैं। और इस तरह की प्रोपोगेशन बेसिकली हम रडार और टेलीविज़न कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। द फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर टेलीविज़न सिग्नल इज़ नियर बाई 80 to 200 मेगाहर्ट्ज़। टेलीविज़न सिग्नल्स के लिए हम 80 to 200 मेगाहर्ट्ज़ की सिग्नल फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। दीज वेव्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फेयर ऑफ द अर्थ। ये जो फ्रिक्वेंसी है 80 to 200 मेगाहर्ट्ज़, ये हमारी आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट नहीं होती। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग द अर्थ curvature is also missing in these waves. So for the propagation of television signals, geostationary satellites are used. The satellite completes the task of reflecting television signals towards Earth. If we need greater transmission, then we have to build a extremely tall antennas. बेसिकली ये जो रेंज है 80 to 200 मेगाहर्ट्ज़, ये आयनोस्फेयर से भी हमारी नहीं होती, और ये हम इस पर अर्थ कर्वेचर को भी यूज़ नहीं कर सकते ट्रांसमिशन के लिए इस बैंड फ्रिक्वेंसी। तो उसके लिए फिर हमें जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स की यूज़ होती है, तभी हम टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए DTH और टेलीविज़न सेटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। और अगर हमें इस बैंड फ्रिक्वेंसी को अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो हमें टॉलर जो एंटीनाज हैं उनकी एक्सट्रीमली टॉलर एंटीनाज की ज़रूरत होगी। शेडोइंग इफेक्ट ऑफ हिल्स एंड बिल्डिंग्स at VHF and above. Serious disturbance in space wave propagation are caused by trees, building, hills and mountains. जो VHF और above की फ्रिक्वेंसीज होती हैं उन पर जो ट्रीज़ होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, हिल्स होते हैं और माउंटेन्स होते हैं, उनकी वजह से एक सीरियस प्रोपगेशन डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। These obstacles cause reflection, diffraction, absorption. Losses caused by the absorption and scattering increase with the increase of frequency until frequency exceeds 3 GHz. तो ये जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं ये रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन और सिग्नल प्रोपगेशन में लॉसेस कॉज करते हैं। और ये लॉसेस हैं, ये लॉसेस होते हैं एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग की वजह से, और ये इन लॉसेस की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है जब फ्रिक्वेंसी हमारी 3 GHz से ऊपर जाती है। तो जैसे जैसे ये लॉसेस एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी। बियॉन्ड दिस फ्रिक्वेंसी बिल्डिंग वॉल्स एंड वुड बिकम ओपेक टू द वेव्स।
और इन फ्रिक्वेंसीज़ पर जो बिल्डिंग की वॉल्स होती हैं या बिल्डिंग्स होती हैं और वुड होती है वो ओपेक बिहेव करती है एट हायर फ्रिक्वेंसीज द रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ इज़ कंसिडरेबली रिड्यूस एट पोजीशन ऑन द शेडो साइड ऑफ एनी हिल। और इन फ्रिक्वेंसीज़ पर जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ कंसिडरेबली डिक्रीज़ होती है शेडो साइज़ की। मतलब जिस ट्रांसमीटर के जिस दूसरे एंड पर है, मतलब सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, बीच में अगर कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ गया, कोई बिल्डिंग आ गई, कोई पेड़ आ गए, कोई ट्रीज़ आ गए, तो उनकी दूसरी तरफ उसमें शेडो क्रिएट होती है। तो उस शेडो की वजह से जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वहाँ वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। शेडोइंग इफेक्ट ऑफ हिल्स एंड बिल्डिंग इज इलस्ट्रेटेड इन व्यू। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। सिग्नल ट्रांसमिट होकर एक R1, R2 डैश और R2 तीन तरह के सिग्नल्स हमारे होकर और रिसीवर पर पहुंच रहे हैं। और ये जो है, अगर हमारा ये जो दूसरा भी आपने देखें तो ये यहाँ अगर RX हमारा इस बिल्डिंग या इस टावर के पीछे है, इस बिल्डिंग के पीछे है रिसीवर, तो वहाँ हमारे पास सिग्नल नहीं पहुँचेगा क्योंकि वो सारा का सारा ब्लॉक हो गया है इसकी वजह से, हमारे बिल्डिंग की वजह से, और वहाँ लोकल शेडो जोन क्रिएट हो जाए। अब होता है सुपर रिफ्लेक्शन इन कोल्ड रफ वेदर। लो टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ यूजुअली वेल मिक्सड एंड एन इज़ मोर और लेस स्टैंडर्ड। When day is warm, land and air both becomes warm. After sunset, if sky is clear, land radiates, it heats and its temperature falls rapidly. As a result, Earth and lower layer of atmosphere cool down, but the upper layer remains unchanged. It results in temperature inversion. If the inversion is sufficiently intense, it results in superrefraction. Though this effect of common over desert, it can also occur anywhere in sky is clear and land is dry. It maximizes in early morning and disappears after sunrise. Such condition frequently exists over sea, particularly near coast, where air close to sea tends to be damp and cool while upper layer is dry and warm. Absorption by atmospheric phenomena in VHF rain attenuates the wave partially due to absorption and partially by scattering. जो VHF रेंज के सिग्नल्स होते हैं वो रेन की वजह से एटूनेट होते हैं, कुछ तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है और कुछ में जो रेन पार्टिकल्स होते हैं, रेन ड्रॉप्लेट्स होती हैं, उनकी वजह से स्कैटरिंग होती है। दिस फंक्शन इज़ ए फंक्शन ऑफ drop diameter and drop concentration and loss of due to scattering. The serious attenuation is observed at 3 cm of heavy rain, not cloudburst, and at moderate rain, since attenuation to mass of water per unit volume and drop size. For cloud or fog are smaller than raindrops, serious attenuation occurs below डेल्टा इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ड्यू टू क्लाउड्स एंड फॉग्स। यानी हमारे पास जो अगर ड्रॉपलेट्स की जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है और मॉडरेट रेन के अंदर वो 1 सेंटीमीटर है, यानी ये 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के हमारे पास फॉग और इनके वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, उसमें हमें ये एटूनेशन ऑब्जर्व होता है। तभी हम देखते हैं कि जो बारिश का सीज़न होता है, उस बारिश के सीज़न में हमारे सिग्नल स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। लॉस इन आइस आर कंसिडरेबली लेस देन इन लिक्विड वाटर। जो आइस में जो लॉस होता है वो कम होता है लिक्विड के मुकाबले। एटेन्यूएशन बाय ड्राई हेल स्टॉर्म इज़ लेस देन ड्यू टू रेन एक्सपेक्ट इन MM रीजन वेयर इट इज़ कंपेरेबल। जो as water contained in even as heavy snowstorm is quite small, attenuation by snow is always small. स्नोफॉल के अंदर भी वाटर कंटेंट कम होता है, तो इस वजह से भी वहाँ एटूनेशन कम होगा रेन के मुकाबले। यानी जहाँ रेनी एरियाज़ जो होते हैं वहाँ हमारे सिग्नल स्ट्रेंथ कम रहती है और आईसी एरिया का
बजाय, स्नोई एरिया के बजाय। स्कैटरिंग फेनोमेना, reception far beyond optical horizon in VHF and VHF range is possible due to scatter propagation. Both troposphere and ionosphere are in continual state of turbulence. Wave passing through such turbulent region get scattered when wave is larger compared to the size of the turbulent eddies. The wave scattered in all directions. When the wave is small, delta is small compared to these irregularities, then most of the scattering takes place with the narrow cone surrounding the forward direction of wave propagation of the incident wave. To receive scattered signal at a point well beyond horizon, transmitter and receiver antenna must be of high gain. Also, these must be so oriented that their beams overlap in region where forward scattering is taking place. The scattering angles should also be as small as possible. The process seen in the figure. ये देखिए ये हमारा स्कैटरिंग प्रोसेस है। एक ट्रांसमीटर है और रिसीविंग एंटीना है। यहाँ हमारे पास एक वॉल्यूम के अंदर एक सिग्नल जो हमारा स्कैटर होता है, स्कैटर होने के बाद में सिग्नल हमारा मेन एनर्जी तो इस तरह से है और स्कैटर एनर्जी हमारे रिसीवर पर रिसीव होगी। फेडिंग हमने पिछले चैप्टर में किया ही था। धन्यवाद। इसके साथ हमारा ये जो स्पेस वेव प्रोपगेशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको इसमें जो डिस्कस किए गए फेनोमेनास वो समझ में आए होंगे। तो मेनली जो सिलेबस में है वो लाइन ऑफ साइट और स्पेस वेव प्रोपगेशन और एटमॉस्फेयर का इफेक्ट वो हमने इसमें अच्छे से देखा है। धन्यवाद।